हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन और गुलबर्ग वागे के द्वारा जो दिया गया था। क्या कह रहा था कि हमारे पास में कोई रिएक्शन दे रखी है, कोई सी भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे R टेंस टू हमारे पास में क्या थी, P थी। तो किसी भी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले है ना क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के या उनकी सांद्रता के समानुपाती होती है या फिर उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी ये वाली कि यहाँ पर हमने केवल रेट के लिए क्रिया कारक को लिया है, प्रोडक्ट को नहीं लिया है ना। तो कहीं भी अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की द्रव्यानुपाती क्रिया नियम की, तो वहां पर हम क्रिया कारकों के रिस्पेक्ट में ही दर निकालेंगे। मतलब कि अगर दर निकाल रहे हैं तो वहां पर क्रिया कारक ही लेंगे, क्रिया कारक की सांद्रता ले सकते हैं, क्रिया कारक का आंशिक दाब ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या फिर सक्रिय द्रव्यमान के साथ में क्या हो सकता है, उनका आंशिक दाब हो सकता है, उनके समानुपाती होती है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, और थ्योरेटिकल पार्ट में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, लेकिन ये जो थ्योरी है वो आगे काम आएगी। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, वो बता दूंगा डेफिनेशन का कौन सा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले कि अभिक्रिया, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर काम में आएगा इतना पार्ट। तो अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता, तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी की अगर हम बात करते हो फिर रिएक्शन की, तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि और क्या होती है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। हमें कोई सी भी रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे हमें दे दिया क्या 2A प्लस में 2B या 1B की बात करते हैं है ना, तो 2A प्लस में 1B, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है, प्रोडक्ट की ओर जा रही है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, हमने क्या बोला अभी, क्रिया कारक है ना, तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो भी क्रिया कारक अणु है उनकी संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाएगी, अणुसंख्यता कहलाएगी। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि अणुसंख्यता किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। और अणुसंख्यता के बाद में हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा आपके, और न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, नए की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की जो भी हम सांद्रता लिखते हैं उसके ऊपर जो घातांक लगाते हैं वो उनका योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह नहीं है, एक बार आपको नोट करना है। इसके बाद में हमने मान लेते हैं कि हमने ये लिखा कि 2A टेंस टू P लिख दिया, 2A टेंस टू P लिखा है, और 2A टेंस टू P लिखा है तो हम इसकी रेट लिखते हैं। तो R इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समानुपाती नहीं लगा रहे हैं, K ये कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट, और A की पावर में कितना लगा दिया हमने, 2, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आपको बताया तो उसके सर पे बिठा देना है ना। तो यह आ गया हमारा कितना, 2। तो अभिक्रिया में अभिक्रिया कोटि क्या होगी, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक लगाया गया है वो उसकी क्या होती है, कोटि होती है। अब घातांक कितना भी हो सकता है, पावर कितनी भी हो सकती है, ये 2 है, हो सकते हैं इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो 1 से ज्यादा हो, तो उनके लिए भी हम देखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन मेनली बड़ा जो ओवरव्यू है वो यही है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में अणुसंख्यता क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, और जो कोटि है वो क्या होगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक अणुओं की सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक लगाया गया है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। हम देख लेते हैं इसमें। तो अभिक्रिया ए ये दे रखा है, ए यहाँ पर क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ए हमारा यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बी हमारा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया।
तो अभिक्रिया ये ए ये हमारे क्या होगी, रिएक्टेंट होंगे, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, हमें रिएक्शन में यहाँ पर क्रियाकारक अणुओं को ही लेते हुए चलना है। तो अभिक्रिया ए प्लस में बी टेंड्स टू पी में यहाँ पर दो क्रियाकारक है में सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ क्या, मतलब कि जो हमारे सांद्रता थी, या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यनुपाती क्रिया नियम। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार क्या, सक्रिय द्रव्यमान का नियम कौन सा होता है, सक्रिय द्रव्यमान द्रव्यनुपातिक क्रिया नियम था गुलबर्ग भागे वाला, वही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर R इक्वल टू के ए की पावर में ए और बी की पावर में बी। ये हमने पिछली क्लास में निकाला था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट हमने क्या लिखा था, जो रेट कांस्टेंट आता है, और रेट कांस्टेंट हमारा क्या था, के था। तो R इक्वल टू के ए की पावर में ए और बी की पावर में कितना आ गया, बी। जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इनके ऊपर, जो जिनका है उसी के ऊपर ही बिठाएंगे, दूसरे के ऊपर मत बिठा देना। तो ए की पावर में ए और बी की पावर में बी होगी। यदि ये भी हमने लिखा था कि हम अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को, लास्ट पार्ट यही था कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कितना मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर इकाई मानते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर R है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के। मान के देख लीजिए, ये अगर हमारा 1 है और ये भी हमारा क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू के हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि मतलब कि जो हम अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं वो किस प्रकार ये दर है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पहली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी कि हम कहेंगे कि अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमारे क्रियाकारक हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को, सभी क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई कर देते हैं, तो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया में जो दर नियतांक है उसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि अभिक्रिया की दर नियतांक के बराबर कब होती है, तो कब होगी, जब इक्वल तभी होगी जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रताओं को, सभी अणुओं की सांद्रताओं को कितना कर देते हैं, हम इकाई कर देते हैं। तो ये यही लिखा हुआ है कि हमारी जो वेग नियतांक या इसे आप क्या बोल सकते हो, दर नियतांक, कुछ भी बोल दो, वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट है ना। तो वेग नियतांक अभिक्रिया वेग मतलब अभिक्रिया की दर की, है ना। तो अभिक्रिया दर भी बोल सकते हो इसे। अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, कब होता है, जब अभिक्रिया में सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है। जब अभिक्रियाओं में सभी क्रियाकारकों की सांद्रता कितनी कर दी है हमने, इकाई कर दी है, 1 कर दी है। तो क्या हो जाएगा, पहला वेग नियतांक अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, और जब अभिक्रिया में सभी क्रियाकारकों की सांद्रता कितनी होती है, इकाई होती है। सक्रिय द्रव्यमान के नियम में लिखा गया वेग व्यंजक सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक का अर्थ हम इसे प्रयोग से नहीं निकालते हैं, मतलब कि जो भी हमारा द्रव्यनुपाती क्रिया नियम है इसमें हमने जो वेग व्यंजक लिखा है, वेग व्यंजक का अर्थ है कि आपने ये लिख दिया R इक्वल टू के ए की पावर में 2। तो ये हमने सैद्धांतिक रूप से हमने डायरेक्ट प्रैक्टिकली नहीं निकाला है, हम डायरेक्ट क्या है इसको थ्योरेटिकल रूप में लिख रहे हैं। तो यही है कि सक्रिय द्रव्यमान के नियम में लिखा गया वेग व्यंजक सैद्धांतिक होता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना। किसी सरल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता समान होती है। तो अब सरल अभिक्रिया, दो चीजें होती है कि एक सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। तो सरल अभिक्रिया क्या रहेगी और जटिल अभिक्रिया क्या रहेगी। तो सरल अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, सरल अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास ये दे रखा है कि हम कह रहे हैं ए और बी, हमें ए से बी बनाना था, ए से बी बन गया डायरेक्ट। कितना स्टेप हुआ, हम ए से बी यहां तक चल के आए, तो ये हो गया एक ही पद में, जो केवल एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन कहलाएगी। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास में ए था, ए से हमें बी बनाना है, हम पहले किसके पास, सी के पास में, सी से किसमें है, बी में,
हमने क्या किया, सबसे पहले सी को बनाया और सी से क्या बना, बी बना। कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप हो गए। डायरेक्ट ए से बी नहीं बन रहा है, डायरेक्ट ए से बी नहीं बना है, क्या बना है कि 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई है। जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने बनाया ए से तो बना दिया सी, है ना, और सी से क्या बन गया हमारा, बी बन गया। देखिए सी से अगर हम सी को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कैसे होगा, आपको बताया था कि अगर इस साइड में इसको आप इक्वल मान लीजिएगा, इक्वल मानोगे तो इस साइड में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस में सी, और इसको भी इस साइड में लेके आओगे तो ये क्या इसको इस साइड में ले आइए तो ये बन जाएगा, इसको यहाँ पर पढ़ा रहने दीजिए। और ये सी हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए टेंस टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया जो एक से ज्यादा स्टेप में अभी आगे आएगी, इसके एग्जांपल आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे, वहां पर देखेंगे कि हम जटिल अभिक्रिया क्या है, सरल अभिक्रिया क्या है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सरल अभिक्रिया कौन सी होती है, जो एक से अधिक पदों में हो, एक ही पद के अंदर कंप्लीट हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सरल अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी सरल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता समान होती है। सरल अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता तथा कोटि समान होती है। जैसे भी अगर हम अभिक्रिया की, जैसे ये हमें दे रखा है, हमें बोल दिया कि ये एक सरल अभिक्रिया है तो इसकी अणुसंख्यता कोटि बताइए, तो कितनी हो जाएगी अणुसंख्यता। इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम, यही क्वेश्चन लेंगे वैसे कि अणुसंख्यता हमारा कितना, 2 हो जाएगी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या 2, और कोटि कितनी हो जाएगी, सांद्रताओं के ऊपर जो घातांक है वो कितना हुआ, 2, तो ये कितना हो गया, 2। तो अणुसंख्यता और कोटि क्या होगी, बराबर होगी। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, बता दिया जाएगा आपको आगे। तथा जटिल अभिक्रिया जो कि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, उनके लिए कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से या अभिक्रिया की क्रिया विधि से किया जाता है। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि से या प्रायोगिक रूप से कैसे किया जाता है, या तो हम प्रयोग प्रैक्टिकल से हम निकाल लेंगे कि इसकी कोटि का निर्धारण है वो, और या